नमस्कार, आप सभी साथियों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है, 2 मई 2022 को बिहार में जो हम लोगों ने जन स्वराज अभियान की शुरुआत करी थी, उसके तहत 2 अक्टूबर 2022 से मैंने पश्चिम चंपारण भितिहरवा के गांधी आश्रम से पैदल चलना शुरू किया है और करीब करीब 2 बरस पैदल चलने के बाद चंपारण से चलकर अभी तक हम लोग सुपौल में पहुंचे हैं। करीब करीब 60% बिहार के गांव, पंचायत, प्रखंड हम लोग पैदल, खुद मैं चलकर गया हूं, वहीं रहता हूं। आज भोजपुर आरा के जमीन पर आने का अवसर मिला है। आज पहली बार मैं इस अभियान के तहत आरा में आया हूं। यहाँ अभी पदयात्रा शुरू होने में बहुत समय बाकी है, क्योंकि मैं अभी सुपौल में हूँ। उसके बाद अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार होते हुए साउथ बिहार में आऊँगा और वो यात्रा शुरू होगी। फिर बांका से बांका, भागलपुर, जमुई, मुंगेर, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय होते हुए गया, औरंगाबाद। अभी यहाँ आने में समय लगेगा, लेकिन चूंकि इन इलाकों से भी जन स्वराज अभियान से बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, तो उनके आग्रह पर मैंने ये तय किया है कि 1-2 दिन यात्रा को रोककर बीच में आकर लोगों से मुलाकात करें। उसी के तहत आज हम लोग भोजपुर में आए हैं। आज और कल मैं भोजपुर और कैमूर में जन स्वराज से जुड़े हुए साथियों से मिलूंगा। जब यहाँ आए हैं तो स्वाभाविक है कि प्रेस के मित्रों से भी मुलाकात हो रही है। यात्रा का जो अभी तक का संक्षिप्त अनुभव है, मैं आपसे, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं साझा कर दूं। उसके बाद आप अपने सवाल कर सकते हैं। 2 साल पैदल चलने के बाद करीब करीब 5300 गांव में हम लोग पैदल चल के खुद गए। जो बिहार की सबसे बड़ी 3 समस्या दिख रही है। पहली समस्या है यहाँ बेरोजगारी और पलायन की। अब आप यहाँ पत्रकार होने के नाते ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी और पलायन बिहार की बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए पदयात्रा करने की क्या जरूरत है? तो सबको मालूम है। पदयात्रा करने की जरूरत इसलिए है, जब हम लोगों ने 2 साल पदयात्रा की तो ये समझ में आया कि बेरोजगारी और पलायन सिर्फ यहाँ किसी एक वर्ग विशेष का, किसी जिले, किसी प्रखंड, किसी पंचायत की समस्या नहीं है। ये सर्वस्पर्शी समस्या है। समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इन दोनों समस्याओं से बचा हुआ। जैसे पलायन को लेकर हम लोग समझते हैं कि पलायन यहाँ के गरीब लोग करते हैं, ये गरीबों की समस्या है। यात्रा के 2 साल के अनुभव के बाद मैं आपको ये विश्वास के साथ बता सकता हूँ कि बिहार का शायद ही कोई ऐसा परिवार है जो पलायन के दंश को नहीं झेल रहा है। फर्क बस इतना ही है कि गरीब घर का बच्चा मजदूरी करने के लिए पलायन कर रहा है और मध्यम वर्गीय और अच्छे घरों के सामान्य परिवार के बच्चे जो हैं वो पढ़ाई और नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं। लेकिन बाहर जा हर व्यक्ति रहा है। शायद ही कोई ऐसा गांव है जहां पर आपको 30-40% से ज्यादा नवयुवक गांव में मिलते हैं। गांव में जब हम लोग जाते हैं तो ज्यादातर गांव में महिलाएं मिलती हैं, बूढ़े लोग मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं। जो बाढ़ प्रभावित प्रखंड हैं, पंचायत हैं, वहां पर तो 60-70% युवा बाहर चले गए हैं। जो वहां बाढ़ नहीं आता है वहां से भी 40-50% युवा बाहर रहे हैं। पलायन का इतना प्रभाव है, इसका सामाजिक प्रभाव देखिए कि लोगों ने परिवार की जो परिकल्पना है लोगों के मन में, कहीं ना कहीं वही टूट गई है। लोगों ने इस बात को जीवन की सच्चाई मान लिया है कि अगर हमारे घर में किसी को कमाई वाला काम करना है, कमाना है, तो उसको घर परिवार छोड़कर बाहर ही जाना है। लोगों ने ये मान लिया है कि अगर मेरा बच्चा अच्छा पढ़ने वाला है तो उसको बिहार के बाहर ही जाना है। लोगों ने ये मान लिया है कि अगर घर में कोई बीमार ज्यादा पड़ जाए तो दवा इलाज के लिए उसको बिहार के बाहर ही जाना है। गांव में शायद ही कोई ऐसा परिवार मिलता है जहां पति पत्नी, बाल बच्चे और माता पिता एक साथ रह रहे हैं। परिवार की परिकल्पना ही खत्म हो गई है। इसी तरह बेरोजगारी जो है, ये सिर्फ पढ़े लिखे या अनपढ़ों, गरीब अमीर, अगड़े पिछड़े की समस्या नहीं है। बेरोजगारी का हल ये है कि यहाँ जो लोग समृद्ध माने जा रहे हैं, जिनको 5-10 बीघा जमीन है, छोटा मोटा बिजनेस व्यापार है,
वो लोग भी गांव में चलते समय हमारे पास आकर कहते हैं भैया 20,000 रुपया के लिए कुछ भी अपना जमीन बेचने को तैयार है। बेरोजगारी का ये आलम। तो बेरोजगारी और पलायन के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या दिखी वो है शिक्षा व्यवस्था का बिहार में ध्वस्त हो जाना। हम लोग जैसे लोग बिहार के सरकारी विद्यालय से पढ़े और बिहार में शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं थी, लेकिन आज जो शिक्षा की व्यवस्था है इसमें और पहले वाले में फर्क ये है कि पहले हर जिले में, प्रखंड में 1-2 विद्यालय सरकारी ऐसे जरूर थे जहां पढ़ लिख कर आप आगे बढ़ सकते थे। ये समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के नाम पर पूरी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया। एक पंक्ति में अगर मैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बोलूं तो यहाँ पर स्कूलों में खिचड़ी बट रही है और कॉलेज से डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। अब आप ये बताएंगे कि ये इतनी व्यवस्था खराब क्यों है? कुछ लोग बताते हैं कि खिचड़ी बंटने से ये स्थिति खराब हो गई। आप में से कई साथियों का ऐसा भी मानना है कि जो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक, उनकी क्वालिटी, गुणवत्ता खराब होने से शिक्षण व्यवस्था खराब हो गई। इन दोनों बातों में पूरी सच्चाई नहीं है। अगर सिर्फ खिचड़ी बांटने से बिहार की व्यवस्था खराब हो जाती शिक्षा की, तो 6वीं कक्षा से आगे के विद्यालयों में तो खिचड़ी नहीं बट रहा है, वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? जो लोग ये समझते हैं कि शिक्षकों की गुणवत्ता के वजह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई, आप मुझे बताइए कि पटना साइंस कॉलेज में, आरा जैन कॉलेज में, पटना कॉलेज में, वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? वहां पर तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है। कहीं ना कहीं इस समस्या के जड़ को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था इसलिए खराब हो गई है कि यहाँ समाज और सरकार, मैं समाज को भी कह रहा हूं, सिर्फ सरकार नहीं, समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकता में शिक्षा है ही नहीं। समाज के लिए भी शिक्षा और शिक्षण संस्थाएं सिर्फ और सिर्फ सरकारी लाभ और कुछ योजनाओं का बंटवारे का केंद्र है। गांव में अगर विद्यालय में खिचड़ी नहीं बटी तो अगर उसको साइकिल पोशाक का पैसा नहीं आया, घर के लोग जाकर हेडमास्टर से झगड़ा करते हैं कि भैया हमारा पोशाक का पैसा नहीं मिला, साइकिल का पैसा नहीं मिला। लेकिन उसी विद्यालय में गणित का क्लास अगर साल भर नहीं हुआ, शिक्षक है ही नहीं, तो कोई व्यक्ति जाकर नहीं पूछ रहा है कि हमारा बच्चा गणित कैसे पढ़ेगा, यहाँ तो गणित का टीचर ही नहीं है। इसी तरह से सरकार के लिए भी जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो पढ़ाई छोड़कर बाकी सब काम करने का व्यवस्था है। कभी उनसे आप सफाई का काम करवा रहे हैं, कभी उससे इलेक्शन का रोल बनवा रहे हैं, कभी शराबबंदी का डाटा इकट्ठा करवा रहे हैं, कभी वहां से खिचड़ी बंटवा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे। तो ये नीतीश कुमार की जो, लालू नीतीश की जो शिक्षा नीति रही है, इसकी वजह से बिहार में जो बचा कुचा था वो भी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो गई और इससे इतना बड़ा नुकसान हुआ है। मैं हमेशा कहता हूं कि नीतीश कुमार के 15, 17, 18 साल के राज को जब इसका इतिहास लिखा जाएगा तो उनके एक पढ़े लिखे व्यक्ति के नेतृत्व रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने को उनके शासनकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय बताया जाएगा। ऐसा इसलिए कि कल बिहार में एक अच्छी सरकार आ जाए, सड़क टूटी है सड़क बन जाएगा, नहर में पानी नहीं है नहर आ जाएगा, अधिकारी आज चोरी मनमानी कर रहे हैं उसको रोका जा सकता है। लेकिन जो 2 पीढ़ियां इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गई, अब एक अच्छी सरकार आ भी जाए, अच्छी व्यवस्था बन भी जाए, तो भी उनका जीवन अब सुधरने वाला नहीं है। उनको पूरे जिंदगी शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा। बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा के बाद जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या दिखी वो है किसानों की समस्या। बिहार का जो किसान है वो बदहाल है। हम लोग यहाँ से बैठकर पंजाब और हरियाणा के किसान की बात करते हैं। बिहार में जो खेती है ये कमाने का जरिया नहीं है। आप गांव देहात में सुनते होंगे, लोग कहता है कि भैया रोपनी करने आए हैं, कमाने के लिए लुधियाना जाएंगे। इस लाइन को ध्यान से सुनिए। लोग क्या कहते हैं कि हम रोपनी करने आए हैं, कटिया करने आए हैं, लेकिन कमाने के लिए लुधियाना जाएंगे, कोयम्बटूर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको भी मालूम है कि खेती से कमाई नहीं है। यहाँ खेती खाने का जरिया है, कमाने का जरिया नहीं है। खेती की जो बदहाली है यहाँ, उसके 3 कारण है।
पहला कारण है बिहार में भूमि सुधार का लागू न होना। बिहार में समाजवाद की राजनीति हुई है, सामाजिक न्याय का नारा लगा है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, यहाँ 75 वर्ष में बिहार देश के उन चंद राज्यों में है जहां भूमि सुधार को लेकर कोई काम नहीं किया गया। नतीजा ये हुआ कि करीब करीब 1/3 जमीन, इसको याद रखिए, 1/3 जमीन का मालिकाना हक बिहार में डिस्प्यूटेड है। लोगों को पता ही नहीं है कि जमीन का मालिक है कौन। जो मालिक है वो कहीं ना कहीं उसके जमीन के कागज में दिक्कत है, उसका रसीद नहीं कट रहा है, उस पर उसको लोन नहीं मिल रहा है, उसको बेच नहीं सकता है, तो जमीन की प्रोडक्टिविटी कम हो गई। दूसरी जो बड़ी समस्या है, और अभी सरकार ने जो सर्वे का काम शुरू किया है, अभी मैं आपको एक भविष्यवाणी कर देता हूं, 6 महीना में ये जमीन के सर्वे से इतना समाज में भूचाल बवाल खड़ा होना है, क्योंकि जो भ्रष्ट व्यवस्था है, पूरा जो राजस्व भूमि सुधार का विभाग है, उसके पास ना सुविधा है, ना उनके पास संसाधन है, ना उनके पास ज्ञान है। पूरी जो राजस्व की व्यवस्था है, एक अंचलाधिकारी, उसके साथ 2-3 कर्मचारी, और उस कर्मचारी के साथ जुड़े हुए 5-7 अटर्नी जो कि विशुद्ध तौर पर दलाल हैं, यही लोग चला रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जब जमीनों का सर्वे किया जा रहा है, इसमें कितने बड़े पैमाने पर हेर फेर और गलती होगी, और इससे समाज के कितने लोगों को परेशानी होगी। आप देखिएगा, अगले साल मार्च आते आते बिहार के हर गांव में सैकड़ों लोग अपनी जमीन के मालिकाना हक को लेकर अदालतों के और सरकारी अफसरों के पीछे, ऑफिसों के में चक्कर लगाते नजर आएंगे। ये बड़ा मुद्दा बिहार में बनने वाला है। दूसरी जो किसानों की समस्या है वो जल का कुप्रबंधन। यहाँ जो विभाग है उसका नाम है जल संसाधन। ये सबसे ज्यादा लूट वाला विभाग है। आप लोग को बता देते हैं, बिहार में हर विभाग में चोरी है, कोई ऐसा विभाग नहीं जहां चोरी नहीं है, लेकिन जल संसाधन से ज्यादा चोरी कहीं नहीं है। अगर आपको एक मजाक की बात बता देता हूं, यहाँ गठबंधन का सरकार चलता है, सब विभाग का बंटवारा होता है, लेकिन जल संसाधन का बंटवारा आज तक नहीं हुआ है। जो मुख्यमंत्री रहता है उसी के पास जल संसाधन रहता है। क्यों? दूसरे विभाग में चोरी कीजिएगा तो उसका कुछ निशान पीछे छूट सकता है, पकड़ में आ सकता है। ये ऐसा विभाग है जिसमें खुद ही से आप बाढ़ लाते हैं, खुद ही से पैसा लुटवाते हैं, खुद ही से सूखा की स्थिति पैदा करते हैं, और चोरी करके फिर अगले साल फिर नया कार्यक्रम बनाते हैं। तो बिहार में जो जल संसाधन कुप्रबंधन है, इसका नतीजा ये है कि यहाँ 50% भूमि, इसको आंकड़े को याद रखिए, 50% भूमि बाढ़ से प्रभावित है, लेकिन बाकी का जो 50% है उसमें आधे से ज्यादा भूमि में जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या है। ये आपको शायद दक्षिण बिहार में इतना नहीं दिखेगी, लेकिन जैसे ही आप तराई के जिलों से नीचे आएंगे, जो तराई के जिले हैं नेपाल से लगते हुए, वहां पर जल जमाव की समस्या उतनी नहीं है। दोनों चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया में उतना जल जमाव की समस्या नहीं है। लेकिन जब आप गोपालगंज जाएंगे, सिवान जाएंगे, सारण जाएंगे, समस्तीपुर जाएंगे, खगड़िया जाइएगा, बेगूसराय जाइएगा, दरभंगा जाइएगा, यहाँ कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां 2-4-5 हजार एकड़ जमीन जल जमाव से नहीं प्रभावित है। एक बार पानी आ गया, वो पानी निकलता ही नहीं है। और तीसरी जो बड़ी बात है, जो दक्षिण बिहार के लिए भी ज्यादा जरूर समझने वाली बात है, बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 10 साल में सिंचाई वाली भूमि की मात्रा 11% से कम हो गई। दूसरे राज्यों में सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार हुआ। पिछले 10 वर्ष में बिहार में सिंचाई की जो व्यवस्था है वो नहरों के रखरखाव और नलकूप के रखरखाव के अभाव में 11% कम हो गया। आप गांव देहात में चलिएगा तो आप लोगों को दिखता होगा, लोग बताते हैं कि भैया इस सोन कैनाल का पानी पहले आता था, अब पानी नहीं पहुंचता है, क्योंकि सिल्ट पड़ गया, रखरखाव नहीं हुआ। तो ये आंकड़ा याद रखिए, अगर आज से 10 वर्ष पहले 100 एकड़ जमीन को सिंचाई की सुविधा बिहार में थी, तो वो घट के अभी 89 एकड़ ही रह गया है। लेकिन भूमि सुधार और जल कुप्रबंधन के बाद भी जो यहाँ पैदा हो रहा है, किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो अनाज यहाँ पर किसान पैदा कर रहा है वो उसको उचित दाम नहीं मिल रहा है। एक आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि बिहार में किसान जो पैदा कर रहे हैं
उसका उचित दाम न मिलने की वजह से बिहार के किसानों को हर साल, इसको याद रखिए, प्रति वर्ष 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ये पूरा जो शाहाबाद का एरिया है, ये धान का कटोरा लोग कहते हैं, यहाँ धान की खेती होती है। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, आप मुझे कोई किसान दिखाइए जिसने 2100 रुपया में, 2200 रुपया में अपना धान पिछले 2 वर्ष में बेचा हो। हर किसान यहाँ 1400, 1500, 1600 में ही अपना धान बेचा है। जो पैक्स की व्यवस्था है यहाँ, उसका आंकड़ा सुन लीजिए। हम लोग कहते हैं कि पंजाब में, हरियाणा में किसान बहुत धनी है। भैया पिछले 10 वर्ष में पंजाब में 70% धान और करीब करीब 75% गेहूं सरकारी समर्थन मूल्य पर सरकार के एजेंसियों के द्वारा खरीदा गया है। बिहार में पिछले 10 वर्ष में 13% धान, याद रखिए 13% धान और 1% गेहूं ही सरकारी एजेंसियों के द्वारा, पैक्स के द्वारा सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। तो 2000 का धान जब किसान 1400-1500 में बेचेगा तो स्वाभाविक है कि उसको नुकसान होगा ही होगा। तो ये किसानों की जो 3 बड़ी समस्या है, भूमि सुधार का लागू न होना, जिसकी वजह से भूमि की, जमीन की प्रोडक्टिविटी और उसमें इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। दूसरा, जल का कुप्रबंधन, और तीसरा, फसलों के दाम का न मिलना। ये 3 बड़ी समस्याओं के बाद जो 3 सबसे ज्यादा सुने जाने वाले शब्द रहे पदयात्रा में, वो है अधिकारियों की मनमानी, दूसरा है सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार, और तीसरा है कट मनी, जो यहाँ पर हर सरकारी योजना में कमीशन काटा जा रहा है। अभी के जो नीतीश का राज है उसके बारे में लोग बताते हैं गांव में कि भैया बिहार ने लालू जी का जंगल राज देखा है, अपराधियों का जंगल राज देखा है, लेकिन आज जो बिहार में व्यवस्था चल रही है वो अधिकारियों का जंगल राज है। यहाँ के अधिकारियों की मनमानी है, वो जो चाहेंगे वही करेंगे। नीतीश कुमार और उनके साथ बैठे हुए 4-5 सलाहकार, जो कि सब पहले के एक्स ब्यूरोक्रेट है। ध्यान रखिए, सरकार को चलाने वाले लोग कौन हैं? एक नीतीश कुमार, और सीएमओ के अधिकारी भी नहीं, सीएमओ में रिटायर होने के बाद बैठे हुए जो आप इनके सलाहकार लोग हैं, वही 4-5 लोग पूरी व्यवस्था को चला रहे हैं। सत्ता और संसाधन का इतना केंद्रीकरण हो गया है कि आपको राशन कार्ड भी चाहिए तो मुख्यमंत्री के यहाँ आपको जाना है। कोई मुखिया का ताकत नहीं है कि किसी को इंदिरा आवास दे दे, किसी मुखिया का ताकत नहीं है कि चुने हुए प्रतिनिधि, किसी ग्राम सभा के पास ये अधिकार नहीं है कि ग्राम सभा का बैठक करके तय कर दे कि कितने लोगों को घर मिलना चाहिए। ये सब कुछ नीतीश कुमार ने अधिकारियों के हाथ में नियंत्रण दे दिया है। भ्रष्टाचार उसकी वजह से चरम पर है, और अधिकारियों की इतनी मनमानी है तो खुलेआम लोग कह रहे हैं भैया जो करना है कर लीजिए, करेंगे वही जो हमारा मन है। आप लोग भी रोज देखते होंगे। दूसरी जो समस्या सुनने को मिली, जो सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार है। 5-7 साल पहले हम भी बिहार में आए हैं, काम किए, नीतीश कुमार के साथ भी काम किया मैंने। जितना भ्रष्टाचार अभी है, इतना भ्रष्टाचार हम लोग पहले कभी नहीं सुनते थे। कोई ऐसा सरकारी विभाग काम नहीं है जहां 2-4-5 हजार रुपया दिए बगैर आप काम करा लीजिए। चाहे आपको राशन कार्ड बनाना है, आपको पासपोर्ट का पुलिस वेरिफिकेशन कराना है, इंदिरा आवास चाहिए, कोई भी सरकारी जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आपको पैसा दिए बगैर कोई उपाय नहीं है। और तीसरी एक जो व्यवस्था है कि सरकारी योजना चाहे केंद्र की हो या राज्य की, व्यवस्थित तरीके से उसमें कट जरूर लगना है। कहीं 10% है, कहीं 40% है। मनरेगा में 40%, तो आपको ये सर प्रधानमंत्री जो अनाज की योजना है उसमें 30 से 32 रुपए प्रति क्विंटल अनाज के में से पैसा लोग ले रहे हैं। यही वजह है कि आप गांव में देखते होंगे कि लोगों को 5 किलो नहीं 4 किलो अनाज मिल रहा है। और ये जो 30-35 रुपए प्रति क्विंटल अनाज में पैसा काटा जा रहा है, ये बजाबता विधायकों का भी उसमें हिस्सा है। मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं, ज्यादातर जगहों पर चाहे किसी दल का विधायक हो, वो भी 6 से 8 रुपया प्रति महीना ये प्रधानमंत्री के अनाज योजना में पैसा हर महीना पा रहा है। अंदाजा लगाइए चोरी का कि हर प्रखंड में 20 से 25 हजार क्विंटल अनाज आ रहा है इस योजना के तहत, और हर क्विंटल पर 30 से 35 रुपया प्रति महीना ये लोग काट रहे हैं। तो 3 शब्द
सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार, अधिकारियों की मनमानी और योजनाओं में काटे जाने वाला जो ये कमीशन है। 3 धंधे जहां पर यहाँ के युवाओं को मजबूरी में ही सही कुछ न कुछ काम करने को मिल रहा है, वो है अवैध बालू, अवैध शराब का कारोबार, और जो मैंने अभी बताया आपको अनाज का जो नया माफिया बिहार में खड़ा हुआ है, इसकी चर्चा ज्यादा नहीं हो रही है। गांव में हम लोग को कोई ऐसा गांव नहीं मिलता है 5-10 युवा वहां शराब के अवैध कारोबार में न लगा हुआ। ये सरकार जितने शराब के बड़े माफिया हैं वो युवाओं का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। उनको मोटरसाइकिल दे दिया, उनको कुछ पैसा दे दिया, बोतल यहाँ से उठाओ, वहां करो, 2-4 हजार रुपया कमाओ। ये बच्चे शराब के अवैध कारोबार में युवा लग रहे हैं। उनके हाथ में कट्टा, मोटरसाइकिल आपको हर गांव में मिलेगा। दूसरा, हम लोग रोड पर चलते हैं, अगर 10 ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रक मिलता है तो ये मान कर चलिए कि उसमें से 2-3 ट्रक ट्रैक्टर ट्रॉली ऐसा ही होगा जिसमें अवैध बालू का कहीं ना कहीं आवागमन हो रहा है। बालू का यहाँ कारोबार इतना बढ़ गया है, इतना बड़े स्तर पर उसमें लूट हो रही है जिसका अंत नहीं है। और तीसरा जो मैंने आपको बताया अनाज का, जो अनाज से ये 30-35 रुपया प्रति महीना लिया जा रहा है, अफसर और जनप्रतिनिधि अनाज तो ले नहीं रहे, तो अनाज को पैसे में कन्वर्ट करना और फिर उसी अनाज को वापस उसी चैनल में भेजना, इसके लिए हर जिले में बाजाब्ता अनाज के माफिया हो गए जो करोड़ों रुपए में डील कर रहे हैं। हजारों टन अनाज को लेकर उससे पैसा कन्वर्ट करना, पैसे को अफसरों और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना और फिर उसको उसी अनाज को वापस जनता के बीच में भेजना। तो ये 3 उद्योग हैं नीतीश कुमार ने जो व्यवस्था अभी बनाई है बिहार की। यही 3 उपाय है। अगर आपको रोजगार चाहिए तो या तो शराब का अवैध कारोबार कीजिए, बालू के अवैध खनन में शामिल हो जाइए, दोनों में काम नहीं चल रहा है तो अनाज वाला माफिया से जुड़ जाइए। कुल मिला जुलाकर जो हम लोग का अभी तक का अनुभव है कि बिहार में 2/3 से ज्यादा लोग, चाहे वो जदयू के समर्थक हैं, राजद के समर्थक हैं, भाजपा के वोटर हैं, 2/3 से ज्यादा लोग एक ही शब्द कह रहे हैं, बदलाव। उनको बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए। लोग त्रस्त हो चुके हैं। ये जरूरी नहीं है कि 2/3 से ज्यादा लोग स्वराज को माने, लेकिन बिहार में बदलाव होना चाहिए। इसको लेकर करीब करीब पूरे समाज में एक तरह से यूनानिमिटी है। 2/3 से ज्यादा लोग विचारधारा, धर्म, वर्ग, जाति से ऊपर उठकर ये मानते हैं कि बिहार में बदलाव चाहिए, नई व्यवस्था चाहिए, नया विकल्प चाहिए। और 2 अक्टूबर को जन सुराज लोगों के साथ मिलकर बिहार के 1 करोड़ लोग जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, 1 करोड़ लोग मिलकर जो नया दल, नई व्यवस्था बना रहे हैं, ये हम लोगों का मानना है कि वो बिहार में नया विकल्प बनेगा, जनता का विकल्प बनेगा। और अगले 10 वर्ष में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए सही लोग, एक सही प्रोग्राम, एक विजन और सही प्रयास करने के लिए एक जो शुरुआत की गई है, इसका फायदा आने वाले समय में बिहार के लोगों को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो सवाल है वो आप कर लीजिए। पहले आप बिहार में जब आप शासन में आएंगे या फिर आपके विधायक जीतेंगे तो आप उस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे? भाई ऐसा है कि मैं ऐसे उन लोगों में से नहीं हूं जो मानता है कि सब कुछ हम ही को पता है। अगर हम ही को सब पता होता तो हमको गांव-गांव पैदल चलने की जरूरत क्या थी। आप में से कई लोगों को लग रहा है कि पहले जो मैं काम करता था और अब मैं जो काम कर रहा हूं इसमें फर्क है। मैं आपको बता रहा हूं दोनों में कोई फर्क नहीं है।